हे गाइस, दिस इज प्रशांत एंड यू आर वाचिंग न्यू इंडियन एरा। सो आज ये है इसका लेक्चर नंबर 2। इसके पहले लेक्चर नंबर 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। सो आप लोग नीचे न्यू इंडियन एरा लिखा है, वहां जाके आप लोग पूरा का पूरा वीडियो वॉच कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग ने फास्ट ये लेक्चर 1 नहीं देखा है तो प्लीज आइए और लेक्चर 1 अच्छे से देख लीजिए। और ऊपर आई बटन है, वहां से आप लोग को मिल जाएगा लेक्चर 1 का लिंक। ठीक है, तो आप दिख रहे हो न्यू इंडियन एरा, और ये है हमारा क्लास 8 क्रैश कोर्स फॉर जेई, आईआईटी, नीट और एआईपीएमटी एग्जाम्स और जिपमेर और यूपीएससी। ठीक है, एनी अदर एग्जाम्स फॉर। ठीक है, सो एनसीईआरटी और अदर बोर्ड से मिला के मैंने कंबाइन फॉर्म में एकदम बेसिक कंसेप्ट जो इंपॉर्टेंट है वो अभी बना रहा हूँ। इसके बाद आप लोग को मिलेगा क्लास 9th के लिए। क्लास 9 से मैं डिवाइड करूंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ऐसा, और बायोलॉजी के लिए अलग अलग सब्जेक्ट वाइज क्लास 9 से मैं बेसिक्स बताऊंगा ऐसा। और क्योंकि क्लास 8 में कुछ है ही नहीं, मतलब बहुत ही ऐसा बेसिक सा है, मतलब बहुत ही आसान सा, इसलिए मैं चैप्टर वाइज कर रहा हूँ। ठीक है, सो आप लोग मुझसे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी मैसेज भेज सकते हो, कैसा भी आप डिटेल ले सकते हो। ठीक है, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले स्लाइड में। इसके पहले मैंने 3 चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे 4th वाला चैप्टर जिसका नाम है मटेरियल्स के बारे में। तो हम लोग समझते हैं भाई मटेरियल्स होता क्या है। तो मटेरियल किसी भी टाइप का हो सकता है, या तो मेटल होगा या तो फिर नॉन मेटल होगा। यही तो दो टाइप के तो मटेरियल होते ही हैं, या तो फिर सेमीकंडक्टर होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, या तो सेमीकंडक्टर होगा, या तो मटेरियल जो रहेगा वो मेटल रहेगा, या तो फिर नॉन मेटल रहेगा। तो इन्हीं के बारे में हम लोग जानते हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें आप लोग को देखने मिलेंगी। लेकिन इसमें आप लोग को एक चीज समझना है जो इम्पोर्टेंट है, जो 9th और 10th के लिए इम्पोर्टेंट है वो समझेंगे। फिर जब मैं 9th बताऊंगा तब 10th के लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो बताऊंगा। फिर जब 10th बताऊंगा तब 11th के लिए जो रहेगा वो, फिर ऐसा 12th के लिए, और 12th में तो आप लोग को सब पढ़ना है। और ऐसा करते करते एक चेन बन जाएगा और आप लोग को सब आ जाएगा, जो भी है सारा डाउट्स आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो बढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 4, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भाई ये मेलेबिलिटी क्या होती है। तो जो मेटल होते हैं ना, मेटल, इनको आप लोग कितना भी बीट करके, यानी कि पीट करके आप लोग इनको शीट बना सकते हो, एक पतरे जैसा बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपको इतना याद रखना है, पतरा यानी कि शीट बना सकते हो। सो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग मेलिएबिलिटी कर सकते हैं, बोलते हैं, यानी कि जो मेटल होता है वो मेलिएबल होता है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है मेटल की। दूसरा है डक्टाइल। जो मेटल होता है उनके अंदर डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी भी होती है जिसका मतलब होता है कि हम लोग कितना भी मेटल को हम लोग उससे एक वायर जैसा कुछ राउंडेड चीज बना सकते हैं। इस चीज को डक्टाइल बोलते हैं, यानी कितना भी खींच सकते हो मेटल को। दूसरी प्रॉपर्टी सोनोरस। सोनोरस मतलब होता है कि जो मेटल, यानी कि जिसमें से साउंड निकलता हो, कैसा, यानी कि सोनोरस मतलब एक अच्छा सा साउंड निकलता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोनोरस। ठीक है, तो जो मेटल होते हैं उनमें से साउंड आते हैं, जबकि प्लास्टिक वगैरह से ऐसा अच्छा सा मेलोडियस साउंड नहीं आता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आप थोड़ा सा मेटल के बारे में और जान लेते हैं। मेटल में बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लाइक लस्टर। लस्टर मीन्स होता है कि चमक, यानी कि चमकना। फिर मेलिएबल बता दिया, डक्टाइल बता दिया, सोनोरस बता दिया। फिर ये गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी भी आप पास कर सकते हो, यानी करंट भी पास हो सकता है, और हीट भी पास कर सकते हो, यानी कि कोई भी गर्मी, यानी कि टेम्परेचर को भी आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। किसमें से, मेटल में से। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट था। और जो ये मटेरियल होते हैं ना, ये जो मटेरियल्स है, मतलब ये सारी, जो कोई भी मेटल की मटेरियल बनने दो, मेटल से बने हुए सारे मटेरियल्स, ये सबके सब जितने भी यहाँ पे प्रॉपर्टी है, लस्टर, मेलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी प्रॉपर्टी को कंटेन करते हैं। ठीक है, बहुत सारे मेटल की एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूँ। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आयरन Fe होता है, ये कॉपर है, ये एल्यूमिनियम है, ये है कैल्शियम, और ये है मैग्नीशियम। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अभी हम लोग नॉन मेटल के बारे में। एक्चुअली नॉन मेटल क्या होता है ये समझ लेते हैं। सो नॉन मेटल लाइक कोल एंड सल्फर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स होते हैं, मतलब बहुत अच्छा खासा इनका यूजेस है। ये सॉफ्ट होते हैं और डल इन अपीयरेंस, मतलब बहुत कमजोर से होते हैं। ठीक है, और ये ब्रेक हो सकता है नॉन मेटल पाउडरी फॉर्म में। ठीक है, और ये मतलब इसको आप लोग आराम से हैमर से पीट सकते हो, यानी कि टैप कर सकते हो। उसके बाद ये सोनरस नहीं होते, यानी कि इनमें से कोई आवाज नहीं आती है। ये पुअर कंडक्टर होते हैं, और हीट और इलेक्ट्रिसिटी इनमें से कभी भी पास नहीं होती है। दूसरी बात है, ये जो नॉन मेटल्स होते हैं, ये मतलब जो भी ऐसे मटेरियल जो ये सारी तीन के तीनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। लाइक सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फास्फोरस है, ये सब के सब नॉन मेटल के एग्जांपल्स है। यहाँ पे थोड़ा सा नोट है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए कि मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट
एंड कैन बी कट विद द नाइफ, ये आपको पता ही होगा। मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, तो ये बनेगा एमसीक्यू पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मर्क्यूरी यानी कि Hg ये एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड के फॉर्म में है, बाकी सारे मेटल हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, बस यही कैसा है, लिक्विड के फॉर्म में आपको मिलेगा, और यही इसका मेटल का एक्सेप्शन था। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मेटल्स के और नॉन मेटल्स के बहुत सारे रिएक्शंस, यानी कि जो मेटल लाइक सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, फिर कैल्शियम हो गया, ये सब के सब कैसे और किससे रिएक्शंस करते हैं ये समझ लेते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिएक्शंस में जो मेटल होते हैं, रिएक्शंस विद ऑक्सीजन, अगर कोई भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर समझ लो आयरन है और ये अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा रस्ट। रस्ट मतलब होता है जंग, ठीक है, यानी कि कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, ये कोरोजन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड भी इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, फेरिक ऑक्साइड, क्या बोलते हैं इसे, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो ये आयरन है, और बहुत सारे यहाँ पे ऑक्सीजन, जैसे सोडियम हो गया, अगर सोडियम प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ तो ये सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, यानी कि मेटल ऑक्साइड हमेशा बनता है। अगर कभी भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड क्रिएट करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, रिएक्शंस विद वाटर। अगर वाटर के साथ कोई भी चीज रिएक्शन करता है तो क्या होगा, तो जो आयरन होता है, मेटल है ये हमेशा वाटर से बहुत स्लोली रिएक्शन करता है। ठीक है, जो नॉन मेटल होते हैं ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं, मतलब वाटर से कभी भी नॉन मेटल रिएक्शन करता ही नहीं है। जैसे कि प्लास्टिक कभी भी 1000 करोड़ साल तक के लिए भी वाटर में पड़ा रहेगा, कभी भी रिएक्शन करेगा ही नहीं। बट मेटल्स वाटर से रिएक्शन करते हैं, बट स्लोली स्लोली करते हैं, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। फॉस्फोरस ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन करता है। ठीक है, और एयर के कांटेक्ट में आने से भी फायर लग जाती है इनमें, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, इसलिए फास्फोरस को कभी भी ऑक्सीजन में नहीं आने देते हैं। ठीक है, ऐसे ही रिएक्शंस विद एसिड समझते हैं, एसिड लाइक HCl, H2SO4, ये सब एसिड होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता रखना है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो जो एसिड के साथ रिएक्शन जब करोगे तो जो नॉन मेटल होते हैं वो कभी भी एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं, बट मेटल्स जो होते हैं वो एसिड से रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस को बाहर रिलीज करते हैं विद पॉप अप साउंड। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और जो कॉपर होता है डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग, बट इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। देखो, अगर कभी भी कॉपर है ये कभी भी रिएक्शन HCl के साथ नहीं करता है, जबकि ये कॉपर H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, ये एमसीक्यू पॉइंट बन सकता है। ठीक है, ये तो मतलब बहुत ही बेसिक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शंस विद बेसेस। अब जो ये पॉप साउंड होता है एंड साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। कभी भी आप लोगों ने केमिस्ट्री में अगर कोई भी प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए हो तो उसमें आप लोगों ने देखा रहेगा कि अगर सपोज पॉपअप साउंड निकल रहा है तो समझना कि उसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज हो रही है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। कभी भी याद रखना, अगर एसिड के साथ रिएक्शन होता है किसी मेटल का तो उसमें से हमेशा हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज होती है, ये पॉइंट को एकदम नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विद बेसेस आर कॉम्प्लेक्स। हाँ, तो मतलब कभी भी नॉन मेटल रिएक्शन जब करता ही नहीं है कोई भी मतलब बेसिस के साथ तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं ये। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अभी देख लेते हैं हम लोग बहुत सारा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है रिएक्शन का, ये आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझते हैं हम लोग। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब होता क्या है कि डिस्प्लेसमेंट इस वर्ड का मीनिंग होता है कि एक जगह से दूसरे जगह में डिस्प्लेस होना। तो सपोज अगर आपके पास यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, क्या है कॉपर सल्फेट, और मैंने इसका रिएक्शन किया जिंक मेटल के साथ, तो होगा क्या, यहाँ पे ध्यान देना, जिंक के पास जो इसकी वैलेंसी होती है ज्यादा होती है और कॉपर की कम होती है, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा और कॉपर बाहर निकल के यहाँ आ जाएगा। तो यही होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट, ठीक है, और कॉपर बाहर निकल जाएगा, यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अभी यूजेस ऑफ मेटल। मेटल का यूजेस बहुत सारा है, वाटर बॉयलर्स में यूज करते हैं, कुकिंग इन यूटेंसिल, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, एरोप्लेन, ट्रेन, सैटेलाइट, ऑटोमोबाइल्स, मशीनरी, हर जगह हम लोग मेटल्स का यूज करते हैं। मेटल कहाँ नहीं है आज की डेट में, आप फोन यूज कर रहे हो उसके अंदर भी मेटल्स यूज किया हुआ है, स्क्रू वगैरह। ठीक है, यूजेस ऑफ नॉन मेटल के बारे में समझते हैं। नॉन मेटल्स बहुत ही एसेंशियल होते हैं अपने लाइफ में, लाइक कार्बन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, which all living beings inhale during breathing।
ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर CO2 हम रिलीज करते हैं, ये सब के सब नॉन मेटल और गैसेस के अंदर आते हैं। नॉन मेटल बहुत सारे एज अ फर्टिलाइजर यानी कि खेती में हम लोग एग्रीकल्चरिंग में यूज करते हैं इन फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। नॉन मेटल्स जो होते हैं यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक सॉल्ट वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन, जहां जहां भी पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है वहां भी हम लोग यूज करते हैं। और वुंड हीलिंग के लिए एज अ एंटीसेप्टिक भी हम लोग नॉन मेटल का इस्तेमाल करते हैं, तो नीट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स, क्रैकर्स यानी कि पटाखे जो होते हैं वहां भी नॉन मेटल यूज होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। सो अभी हम लोग ने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा ये समझ लेते हैं इस चैप्टर में। एटम्स क्या होता है, एटम्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑन द अर्थ या फिर यूनिवर्स, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ये यूनिवर्स में। फिर कंडक्टर क्या होता है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने बता दिया। डक्टिलिटी भी क्या होती है बता दिया मैंने, डक्टाइल यानी कि कितना खींच सकते हो। एलिमेंट क्या होता है, ये एकदम मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर एटम कंटेंट होता है, यानी कि जो एटम कंसिस्ट करता है वही होता है एलिमेंट। फिर हार्डनेस तो पता ही है, मेलेबल, मेटल, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स, सुनरस। मेटलॉइड क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अभी पढ़ते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 5, कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है, यानी कि कोल क्या होता है कैसे बनता है, पेट्रोलियम क्या होता है कैसे बनता है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे कि एक्चुअली जो ये रिसोर्सेस है कोल के और पेट्रोलियम के, ये कितने टाइप के होते हैं। देखो यहाँ पे मतलब जो कोल या फिर कोई भी पेट्रोलियम है ना, फ्यूल, यानी कि ये सबकी बात चल रही है यहाँ पे फ्यूल की, ठीक है। तो फ्यूल दो टाइप से रिसोर्सेज से मिलता है, एक तो नेचुरल होता है और एक होता है मैन मेड, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो दोनों के बारे में हम लोग अब यहाँ पे सीखेंगे। मैन मेड यानी कि प्लास्टिक वगैरह भी एज अ फ्यूल नॉर्मली जला के आप इनसे हीट प्रोड्यूस करा सकते हो। नेचुरली में बहुत सारी चीजें हैं, नेचुरली में हम लोग पढ़ेंगे, बट नेचुरली में दो टाइप और है, एक का नाम है इनएग्जॉस्टिबल, दूसरे का नाम है एग्जॉस्टिबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। जो इनएग्जॉस्टिबल होते हैं इनके अंदर याद रखना कि इनकी अनलिमिटेड क्वांटिटी होती है, यानी कि कितना भी यूज कर सकते हो, जितना चाहो उतना, लाइक सनलाइट और एयर खत्म ही नहीं होंगे कभी भी, ठीक है। ये होते हैं इनएग्जॉस्टिबल, जो कभी एग्जॉस्ट नहीं हो सकते हैं। और एग्जॉस्टिबल मतलब होता है जिनकी लिमिट होती है, यानी कि जैसे कि वाइल्ड लाइफ और मिनरल्स हो गया, फिर रिसोर्सेस ऑफ फॉरेस्ट हो गया, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, ये सब के सब माइनिंग से जैसे कोल मिलता है, तो ये सब के सब की लिमिट होती है, ठीक है। तो जो लिमिटेड है वो क्या है, एग्जॉस्टिबल है, ठीक है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स होता है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट पढ़ते हैं अभी हम लोग यहाँ पे जो कोल होता है, फिर कोक क्या होता है, ये सब कुछ अच्छे समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक्चुअली भाई फॉसिल्स क्या होता है, ठीक है। तो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, दीज वेयर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो दीज आर ऑल नोन एज अ फॉसिल फ्यूल्स। अब देखो समझते हैं भाई फॉसिल्स पहले क्या होता है, एक्चुअली फॉसिल्स के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जो फॉसिल्स होता है ये और ज्यादा कुछ भी नहीं, समझ लो आज से 1000 ईयर एगो, कितना 1000 ईयर्स पहले, और कोई भी चीज यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मार के मिट्टी के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब ना बहुत साल बाद उसके अंदर के जो मतलब पार्ट्स थे उसके बॉडी के वो डिग्रेड हो गए और उससे कुछ भी ऑर्गेनिजम्स ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। तो वही जो ऑर्गेनिज्म रहेगा ना, उनका जो डेड बॉडी थी वही क्या बनता है बाद में, फॉसिल बन जाता है। क्या बन जाता है, फॉसिल्स बन जाता है। और इसी फॉसिल से हम लोग फ्यूल बनाते हैं इनको हार्वेस्ट करके, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। चलो अभी समझते हैं कोल कैसे मिलता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, कोल मेनली जो होता है कार्बन के मॉलिक्यूल्स को कंटेन करते हैं, यानी कि सी कार्बन को, ठीक है। और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन, यानी कि समझ लो कोई फॉरेस्ट में आग लग गई और फॉरेस्ट मिट्टी के अंदर दब गया, ठीक है। तो ये जो डेड वेजिटेशन होते हैं ना, ये कन्वर्ट होता है किसमें, कोल में, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, यानी कि जो नॉर्मली फॉरेस्ट के फॉसिल्स बचते हैं ना, जो पुरानी चीजें बचती हैं, उनकी डेड बॉडी जो बचती है फॉरेस्ट की या कोई भी एनिमल्स की, उनसे ही कोल बनता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कार्बोनाइजेशन, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अभी देखते हैं हम लोग, ये जो होता है ये वेजिटेशन से बनता है, वेजिटेशन यानी कि फॉरेस्ट से, यानी कि कोई भी प्लांट वगैरह से ही ये जो कोल होता है ये बनता है, और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। जो फॉसिल से बने वही होता है फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। और इससे नॉर्मली कोक है, कोल तार है, कोल गैस, ये सब चीजें बनती हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई कोल क्या होता है। कोल एक बहुत ही टफ पोरस, यानी कि जिनमें छोटे छोटे होल होते हैं, वो एंड ब्लैक सब्सटेंस होता है ये, ठीक है। कोक एक प्योर फॉर्म होता है कार्बन का, यानी कार्बन एक एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो कार्बन का प्योर फॉर्म होता है कोक,
ठीक है, और ये यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अभी हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला टॉपिक अपना। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे कोल तार के बारे में। कोक समझ लिया, कोल समझ लिया, अभी हम लोग देखेंगे एक्चुअली भाई कोल तार क्या होता है। तो ये होता है ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। ठीक है, अच्छी स्मेल कोल तार से नहीं होती है, लिक्विड और ब्लैक कलर का होता है। ये मिक्सचर होता है करीबन 200 सब्सटेंसेस का, और ये यूज होता है इंडस्ट्रीज में लाइक सिंथेटिक डाई यानी कलर में, ड्रग्स में, एक्सप्लोजिव यानी कोई बॉम्ब वगैरह में, परफ्यूम्स में, प्लास्टिक्स में, पेंट्स में, फोटोग्राफिक मटेरियल्स में, रूफिंग मटेरियल्स में एटसेट्रा ये कोल तार यूज किया जाता है। मेनली कोल तार एक नेफ्थलीन बॉल्स यानी कि जो हम लोग यूज करते हैं रिपेलेंट में, उसमें भी यूज होता है, और अदर इंसेक्ट्स को मारने के लिए या फिर उन्हें पाने के लिए भी हम लोग कोल तार का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कोल गैस क्या होता है। तो कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक। जब भी कोल से कोक बनता है ना, तो उस टाइम पे जो भी गैस रिलीज होती है वही होती है कोल गैस, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और नॉर्मली ये प्लांट्स की प्रोसेसिंग से मिलता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट है नेचुरल गैसेस। नेचुरल गैस लाइक एलपीजी, सीएनजी, ये सारी की सारी नेचुरल गैसेस होती है। ठीक है, ये भी नॉर्मली हमें मिट्टी के अंदर से मिलती है नेचुरल गैसेस, और ये भी फॉसिल फ्यूल से ही होता है, यानी कि बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स या वेजिटेशन के सड़ने से या फिर उनके बॉडी से ही हमें क्या मिलता है, फॉसिल्स, यानी कि फॉसिल से जो फ्यूल बनता है उसे फॉसिल फ्यूल कहते हैं। ठीक है, और इन्हें हम लोग पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, नेचुरल गैस बहुत सारी एकदम अंडर प्रेशर में होती है, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर में इन्हें हम लोग बाहर मिट्टी के अंदर से निकालते हैं। ठीक है, और एक बेस्ट एग्जांपल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी जिसका नाम है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे यहाँ पे गैसेस हैं जिनके बारे में हम लोग प्रॉपरली समझ लेते हैं। तो पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म एलपीजी होता है। ठीक है, और ये फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं। पेट्रोल जो होता है ये मोटर फ्यूल है, और एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट और ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं। केरोसिन के बारे में पता ही होगा, फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैंप्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट्स। डीजल के बारे में समझते हैं, फ्यूल फॉर हैवी मोटर्स लाइक व्हीकल, इलेक्ट्रिक जनरेटर एटसेट्रा में डीजल यूज करते हैं, लाइक बड़े बड़े मतलब जो व्हीकल्स होते हैं। और पेट्रोल नॉर्मल में लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, ये लुब्रिकेशन के लिए यूज होता है। पैराफिन वैक्स ये होता है ऑइंटमेंट्स या फिर कैंडल, वैसलीन लाइक चीजों में पैराफिन वैक्स यूज करते हैं। ब्यूटामिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एसेंशियल पेट्रोलियम होता है जो कि पेंट्स के लिए यूज करते हैं, या फिर रोड की सरफेस में हम लोग जो लगाते हैं उसमें यूज होता है ब्यूटामिन। ठीक है, चलो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा वो अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं जो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस ये सब के सब फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। दूसरी चीज, फॉसिल फ्यूल्स ये जो होता है ये डेड जो बॉडी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की उनसे बनता है, और जो कि मिलियंस ईयर्स एगो पहले ये डेड बॉडी होती है उनसे हमें फॉसिल फ्यूल मिलता है। नेक्स्ट है फॉसिल फ्यूल्स एग्जॉस्टिबल रिसोर्स होते हैं। कोक, कोल तार एंड कोल गैस आर प्रोडक्ट ऑफ कोल, कोल के ही प्रोडक्ट होते हैं। नेक्स्ट है पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये सब के सब रिफाइनिंग पेट्रोलियम से मिलते हैं। नेक्स्ट है कोल एंड पेट्रोलियम जो होता है ये लिमिटेड है, एंड वी शुड यूज देम जुडिशियसली, यानी कि हमें ध्यान से इनका यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है अभी चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है कंबशन एंड फ्लेम के बारे में। एक्चुअली भाई कंबशन क्या होता है और फ्लेम क्या होता है इनको हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो कभी भी याद रखना, जब भी कभी भी कंबशन की बात आए उसका मतलब होता है फायर, और फायर विदाउट ऑक्सीजन इम्पॉसिबल है। ठीक है, इतना बात ध्यान रखना, मतलब ऑक्सीजन की वजह से कंबशन यानी आग लगती है, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये आग को बुझाने में हेल्प करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो अभी हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे समझते हैं। एक्चुअली भाई कंबशन क्या होता है, तो कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है। क्या है ये? केमिकल प्रोसेस है इन विच सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। मैंने पहले ही बता दिया है कि कंबशन में केमिकल प्रोसेस होता है और ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हमें हीट प्रोड्यूस करता है, और उसी हीट को हम लोग क्या बोलते हैं? कंबशन बोलते हैं। ठीक है, फ्यूल क्या होता है? द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि कंबशन में होता है, यानी कि जिसका हम कंबशन करते हैं वो सब्सटेंस इज सेड टू बी कंबस्टिबल। ठीक है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्यूल, यानी कि वही जलेगा जो जलने लायक होगा, जो कंबसिबल होगा, और जो कंबसिबल है उसी को हम लोग फ्यूल बोलते हैं, लाइक पेट्रोलियम, कोल वगैरह। ठीक है, द फ्यूल मे बी इन द सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म। समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन, कंबशन के टाइम पे भी लाइट कभी कभी बाहर निकलती है, आइदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो।
ठीक है, इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट है मैग्नीशियम एंड चारकोल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबसिबल सब्सटेंसेस, जो कि जलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड एज इग्निशन टेम्परेचर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन मतलब क्या होता है, ठीक है, इग्निशन, ठीक है, इग्निशन मतलब होता है आग लगना या जलाना, ठीक है, इग्नाइटेड होना, ठीक है। देखो, तो एक ऐसा लोवेस्ट टेम्परेचर जहां पे कोई भी चीज के ऊपर आग लगती है, यानी कि फायर कैच होता है, उसी टेम्परेचर को हम लोग इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजिली कैच फायर विद फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, जो कि एक ऐसे सब्सटेंस जिनका लो गैस यानी कि लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, यानी कि जिनका टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, ठीक है। अब ये इग्निशन टेम्परेचर क्या था कि एक ऐसा मिनिमम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर जिसको आप किसी भी बॉडी में लगाओ और उसमें आग लग जाए, तो वही टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर होता है। तो अगर किसी भी सब्सटेंस में इग्निशन टेम्परेचर समझ लो बहुत ही कम है और उसी कम इग्निशन टेम्परेचर से उसमें फ्लेम पकड़ लेता है किसी भी सब्सटेंस में, तो उसे हम लोग बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। एग्जाम्पल है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस का लाइक पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम, गैस, एलपीजी एटसेट्रा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ कंबशन के बारे में समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंबशन के दो टाइप जस्ट याद रखना है। पहला है रैपिड कंबशन, दूसरा है स्पॉन्टेनियस कंबशन और एक है एक्सप्लोजन, ठीक है। तो याद रखना, जो गैस बहुत ही रैपिडली प्रोड्यूस करती है हीट और लाइट को, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं रैपिड कंबशन। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस कंबशन, क्या एक ऐसा टाइप किसी भी कंबशन का जिसे मटेरियल सडनली बस्ट होता है या फिर फ्लेम सडनली बहुत ही फास्ट अचानक से प्रोड्यूस करता है विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट कॉज, किसी भी मतलब अपेरेंट कॉज के भी मतलब नॉर्मली अपने आप जैसे सडनली फ्लेम लग जाए, उसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन, ठीक है। जैसे कि आप सोडियम को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाओ तो उसमें अपने आप फायर पकड़ लेता है, तो ये एक अपेरेंट कॉज है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है एक्सप्लोजन, लाइक क्रैकर्स में जो होता है, ये भी टाइप्स ऑफ कंबशन है, ठीक है, इसे एक्सप्लोजन भी कहते हैं। नाउ भी हम लोग पढ़ेंगे फ्लेम के बारे में, तो ये होता है फ्लेम, ठीक है, जो ऐसा जलता है उसे हम लोग फ्लेम बोलते हैं। एक्चुअली ये भी फ्यूल्स का कंबशन है। अब ये देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोग समझ लेते हैं। चलो समझ लो, आप लोग कोई भी वैक्स का एक कैंडल जला रहे हो, तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं सबसे लीस्ट हॉट, यानी कि यहाँ पे बहुत ही ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे बहुत ही कम या फिर मतलब ऐसा बहुत ही ऐसा मतलब कम टाइम का ऐसा रहेगा जो हॉटनेस होगी, ठीक है। और इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स, यहाँ पे मतलब जो वेपर होता है वैक्स का, यहाँ पे ये इनर मोस्ट जोन कहते हैं इसे। और जो ये है यहाँ पे मॉडरेटली हॉट रहेगा, फिर यहाँ पे हॉटेस्ट पार्ट है ये, यहाँ पे ज्यादा गर्मी रहती है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत कम गर्मी होती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हॉटनेस रहेगी, ठीक है। और ये सबसे बाहर की आउटर वाली कंप्लीट कंबशन ब्लू है, जो कि ब्लू कलर की होती है, और ये सेंटर का मिडल जोन है जो कि येलो कलर का होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में समझते हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी produced on a complete combustion of 1 kg of fuel is called calorific value। देखो समझ लो आपके पास 1 kg कोई भी सब्सटेंस है, कितना सब्सटेंस है 1 kg सब्सटेंस, और अगर समझ लो इसमें से आप लोग क्या कर रहे हो कि कोई भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, मतलब 1 kg ऑफ किसी भी चीज को आप बर्न कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप बर्न कर रहे हो, और इसमें से जितना अमाउंट ऑफ हीट निकलता है, ठीक है, तो उस हीट को हम लोग किस में मेजर करेंगे, कैलोरी में मेजर करेंगे। किस में मेजर करेंगे, कैलोरी में, और उसी को हम लोग बोलेंगे 1 कैलोरीफिक वैल्यू, जितना भी आएगा उसी को बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अगर समझ लो कंबस्टिबल ज्यादा है कोई भी चीज और अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो टेम्परेचर होता है बहुत ही बढ़ जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग आज की डेट में कॉज हो रही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट अभी हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे कि जो मतलब बर्निंग होती है कोल या फिर डीजल का या फिर किसी भी चीज का, पेट्रोल का या सल्फर डाइऑक्साइड गैस का, तो इट इज एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड करोजिव गैस। मतलब एक बहुत ही खतरनाक डीजल का जो कोल या फिर किसी का जो ये ब्लैक स्मोक निकलता है, ये बहुत ही सफोकेटिंग और प्रॉब्लम देने वाली गैसेस होती हैं, ठीक है, जिनसे ये, और ये बात और ध्यान रखना कि अगर यही जो गैस होती हैं यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड या डीजल या HCl या कोल या कहीं से भी, मतलब अगर समझ लो कोई भी गैस बाहर निकलती है या पेट्रोल इंजन से या कहीं से भी गैस अगर बाहर निकलती है, ऑक्साइड्स या फिर कोई भी नाइट्रोजन के फॉर्म में गैस अगर बाहर जाती है,
ठीक है। तो ये क्या होती है, ऊपर जाके क्लाउड्स के फॉर्म में बन जाता है, और जो ओरिजिनल क्लाउड्स होता है जहां पे इसे रेनिंग होती है उसमें ये क्लाउड्स मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और यही क्लाउड्स में से बाद में क्या होता है, पूरा रिएक्शन होता है क्लाउड्स में, और इनमें अपने आप इन गैसेस से कॉम्बिनेशन होके HCl, H2SO4 ये सारी चीजें, या फिर HNO3 ये सारी चीजें बन जाती हैं गैस के फॉर्म में, ठीक है। और गैस से जब ये पूरी की पूरी क्लाउड्स ठंडे होते हैं यानी कि कोल्ड होते हैं, तो ये पूरे लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होके और रेन के साथ बाहर निकलते हैं, यानी कि जब बारिश होती है उनके साथ निकलते हैं। तो ये तो वही भाई HCl, H2SO4 और ये HNO3 तो भाई एसिड है, ये है नाइट्रिक एसिड, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये सारे के सारे एसिड्स हैं, और ये जब वाटर के साथ कंबाइन होकर रेन में आते हैं ना, गिरते हैं बारिश में, इसे हम लोग बोलते हैं एसिड रेन, ठीक है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लाउड्स है, ठीक है, ये है क्लाउड्स, और यहाँ पर से बहुत सारे मतलब गैसेस जा रही है, लाइक नाइट्रोजन गैस जा रही है, ऑक्सीजन गैस जा रही है, CO2 गैस जा रही है, ठीक है। फिर और भी बहुत सारी सल्फ्यूरिक गैस भी जा रही है। तो ये जाते हैं ऊपर क्लाउड्स में जाके कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। और कंबाइन होकर यहाँ पे होता है रिएक्शन, हाइड्रोजन गैस तो एयर में प्रेजेंट ही है, तो यहाँ से बन जाता है HCl है, फिर HNO3 है, ठीक है, ये सब कुछ बन जाता है। और फिर जब रेनिंग होती है तो ये साथ में गिरते हैं, और इसे हम लोग बोलते हैं, इस रेन को हम लोग बोलते हैं एसिड रेन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? एसिड रेन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट समझते हैं अभी, द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज अ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय CNG। आज के डेट में जो फ्यूल था, इसके पहले डीजल और पेट्रोल यूज किया जाता था। अब इसी प्रॉब्लम को, एसिड रेन ना हो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG, LPG ये सब कुछ यूज करते हैं, ठीक है। बिकॉज क्योंकि जो CNG होती है ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस है, और ये नेचर में नॉर्मली कंबाइन होकर कोई भी ऐसा एसिड वगैरह फॉर्म नहीं करती है, और करती भी है तो इसमें से जो प्रोडक्ट निकलता है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में निकलता है। आपने देखा भी होगा ऐसे बहुत सारे व्हीकल्स में जिसमें CNG गैस यूज होती है, उसमें से कोई भी स्मोक वगैरह, धुआं वगैरह बाहर निकलता ही नहीं है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। इसीलिए CNG इज अ क्लीनर फ्यूल, मतलब एक ऐसा फ्यूल जिसमें से कोई भी प्रॉब्लम नेचर को नहीं हो सकता है, ठीक है। सो ये था पूरा 3 के तीनों चैप्टर। बेस्ट ऑफ लक गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है। और नेक्स्ट वाला पार्ट जल्दी है जिसमें मैं कवर करूंगा नेक्स्ट के 3 चैप्टर्स, ठीक है। याद रखना अच्छे से, यहाँ तक अभी हम लोगों ने 6 चैप्टर तक कंप्लीट किया है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे 7th, 8th और 9th चैप्टर। अगर आप लोग को इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए अपनी नीड्स को, अपने डाउट्स को, और जो भी आपको जैसी भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।